हाय गाइस। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक फंक्शन का स्टडी करेंगे। दोस्तों, फंक्शन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप चाहे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में जाएं या फिर हायर मैथमेटिक्स में जाएं, बगैर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझे आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमें फंक्शन के कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है और यकीन मानिए, यदि फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे चल के बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या है, इसके डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या है, और साथ ही साथ हम फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे कि सेट रिलेशन से होते हुए फंक्शन तक पहुंचेंगे और फिर फंक्शन का एक इंडिपेंडेंट डेफिनेशन देके इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। फंक्शन का एक और नाम है मैपिंग भी बोलते हैं। हिंदी में इसे फलन या फिर प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। फलन या प्रतिचित्रण। दोस्तों, फंक्शन के स्टडी आरंभ करने से पहले जरा हम पीछे मुड़कर यह देख लें कि हमारा कारवा कहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले हम पढ़े सेट के बारे में। सेट से आता है सेट ए एंड बी टाइप का नॉन एम्प्टी सेट नॉट इक्वल टू 5। मतलब सेट के बारे में जहाँ पढ़े थे तो दो नॉन एम्प्टी सेट के बारे में भी जानते हैं। उसके सेकेंड स्टेप में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी का पढ़े थे, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बाद हम पढ़े थे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो कि कुछ नहीं होता था। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होता है। और फिर यहाँ से कुछ खास टाइप के रिलेशन, माने जिस रिलेशन के पास कुछ कंडीशंस लगे होते हैं, वो कहलाते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको लिखते हैं सिंबल में फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और आज हम इसी फंक्शन को इंडिपेंडेंटली डिफिनीशन देना है और इसके बारे में एनालिसिस करना होता है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इन चीज़ों को करके देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ले लेते हैं पी क्यू। देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1p 1q 2p 2q 3p 3q। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसा कि हम जानते हैं, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्या हो जाता है? प्री फैक्टर सेट एंड बी हो जाता है पोस्ट फैक्टर सेट। अब हम जानते हैं कि कोई भी सबसेट आर ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आर क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है। इसका कोई भी सबसेट आप ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बन जाएगा। पहली नंबर बात ये हो गई। दूसरी नंबर ये हो गई। तीसरी नंबर में हम यह जानते हैं कि फंक्शन, जैसा कि हम पीछे वाले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं कि किस तरह से एक रिलेशन कुछ खास कंडीशन के साथ फंक्शन कहलाता है। तो अभी यही रिलेशन आर, तीसरा पार्ट में हम ये बोलेंगे कि यही रिलेशन आर, द रिलेशन आर इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये सिंबल है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको रीड करते हैं। इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब कौन सा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर का सिंबल है ये, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए क्या है? वही प्री फैक्टर सेट
जहाँ से रिलेशन बनता है। सो ये, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R इज इक्वल टू द सेट ए होना चाहिए। वो जो रिलेशन बना हो, जो भी इसका जो आप सबसेट लेंगे, जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर एलिमेंट होगा। उस सारे ऑर्डर पेयर एलिमेंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो आप सेट बनाइएगा वह सेट किसके इक्वल होना चाहिए? प्रीफैक्टर सेट ए के बराबर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन के साथ जो रिलेशन आपका बनेगा वो रिलेशन कहलाएगा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आइए कुछ रिलेशंस लेते हैं ए क्रॉस बी का। अब यहाँ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो कितने सबसेट बनेंगे? आप जानते हैं 2 to the power 6 हो जाएगा। लेकिन हम उतना सारा रिलेशन नहीं बनाएंगे, 3-4 बनाते हैं और देखते हैं कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो एक R1 ले लीजिए, इसका एक सबसेट हम इस टाइप का लेते हैं। क्यों? दूसरा रिलेशन ले लेते हैं, दूसरा एक सबसेट लीजिए, वन पी 2p R3 ले लीजिए, 1p 2p 3q, एक R4 ले लीजिए, 1q 2p एंड 3p। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 सबसेट लिया है ए क्रॉस बी का। ये चारों R1, R2, R3 एंड R4, ये 4 सबसेट हो गए हैं किसके? ए क्रॉस बी के। देखिए 1p 1q 2p 3q, तो ये किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। फिर 1p 2p भी सबसेट है क्रॉस बी का। सो क्या हो गया? ये सारे R1 R2 R3 R4 क्या है? रिलेशन है। यहाँ लिखिए R1 R2 R3 and R4 all relations from A to B। अब रिलेशन में जैसा कि हम जानते हैं इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो सारे रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है? तो पोस्ट फैक्टर सेट होता है, अर्थात जो बाद में होता है बी। सबका कोडोमेन क्या होगा? पोस्ट फैक्टर सेट बी होगा। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन के लिए आप क्या करते हैं? सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 1 1 2 3, इसका ये डोमेन हो गया। रेंज के लिए क्या करते हैं? सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट को पी क्यू हो गया। फिर इसका डोमेन क्या होगा? सिंगलटन 1 होगा। रेंज क्या होगा? तो पी सिंगलटन पी होगा। इसका भी डोमेन देख लीजिए क्या होगा? 1 2 3 होगा, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। रेंज क्या होगा? पी क्यू होगा। इसमें आइए, इसका डोमेन क्या होगा? तो 1 2 3 होगा। इसका रेंज क्या होगा? पी क्यू होगा। सो ये सारी चीज़ें हम रिलेशन से जानते हैं। अब आइए जरा हम देखते हैं कि फंक्शन कौन होगा, कौन सा रिलेशन, ये 4 रिलेशंस जो हम बनाए उसमें से फंक्शन कौन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जबकि ये 2 कंडीशन एक साथ फुलफिल करे। पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन R इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। आइए यहाँ देखते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन R कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। इस रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है। बट प्रीफैक्टर सेट ए के कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। सो ये फर्स्ट कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा, सो यह रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। फिर इस रिलेशन में आते हैं। इस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। बट आपके प्रीफैक्टर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3। तो यह भी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, सो यह भी फंक्शन नहीं हुआ। अब R3 में आते हैं। R3 में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं
और प्रीफैक्टर सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकेंड कंडीशन में आइए। सेकेंड कंडीशन यहाँ है सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ आर। तो ये रिलेशन है इसके सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट लीजिए तो 1 2 3 और ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्रीफैक्टर सेट ए के। देखिए प्रीफैक्टर सेट 1 2 3 है। सो यह क्या हुआ? यह सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया और सो R3 इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगेन सो ये फंक्शन हो गया। R4 में आइए। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रीफैक्टर सेट ए। सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हियर। नाउ सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 अगेन इक्वल टू प्रीफैक्टर सेट ए। सो यह भी क्या हुआ? एक फंक्शन हो गया, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा R1 R2 जो रिलेशन है ए टू बी में वो फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों कंडीशन को एक साथ ये दोनों फुलफिल नहीं किया। और वहीं R3 एंड R4 क्या है? हमारा रिलेशन जो ए टू बी में है वो फंक्शन हो गया ऐसे बी में क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। अब इन R1 R2 R3 R4 को डायग्राम के थ्रू देखने पे कैसा इसका डायग्राम बनेगा? देखिए इसमें जो एलिमेंट 1 है वह पी एंड क्यू दोनों से एसोसिएट हो रहा है और 2 और 3 पी एंड क्यू से एसोसिएट हो रहा है। 2 पी से एसोसिएट हो रहा है एंड 3 क्यू से एसोसिएट हो रहा है। फिर वहीं R2 में देखिए तो 1 पी से एसोसिएट है, 2 भी पी से एसोसिएट है। R3 में 1 2 3 1 पी से 2 पी से एंड 3 क्यू से, 1 क्यू से 2 पी से एंड 3 पी से एसोसिएट है। तो इसका डायग्राम बन गया। अब हम डायग्राम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि जो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता है और जो फंक्शन बन जाता है उसके डायग्राम में बेसिक क्या चेंजिंग होता है। आइए पहले हमारा R1 जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, ज़रा इसके डायग्राम को देखिए। इसके डायग्राम में इसका एक ऐसा एलिमेंट है प्रीफैक्टर सेट ए में जिसका बी में 2 इमेज बनता है पी एंड क्यू, अर्थात बी के एक से अधिक एलिमेंट के साथ यह कनेक्ट होता है। R2 हमारा फंक्शन नहीं है। इसके डायग्राम को यदि आप एनालिसिस करेंगे तो क्या देखेंगे कि प्रीफैक्टर सेट ए में एक ऐसे एलिमेंट छूट गया है जो कि एसोसिएशन में भाग नहीं लिया है और ये हमारा फंक्शन नहीं है। R3 हमारा फंक्शन है। इसमें ज़रा ध्यान से देखें तो प्रीफैक्टर सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एसोसिएशन में भाग न लिया हो, सब किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। उसके बाद R4 जो हमारा फंक्शन है उसके डायग्राम को आप देखिए तो उसमें भी 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएशन करता है। तो जो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता है और जो रिलेशन फंक्शन बनता है उसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहला कि प्रीफैक्टर सेट ए में कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं होना चाहिए और दूसरा प्रीफैक्टर सेट ए के किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं बनना चाहिए। यदि पहले से क्लियर ना हो तो मैं ये बता दूं कि जब सेट हो जाता है तो 1 बी के जिस एलिमेंट से कनेक्ट होता है तो बी का वह एलिमेंट ए के उस एलिमेंट का इमेज कहलाता है। जैसे यहाँ 1 किससे कनेक्ट है? पी से, तो इसको बोलते हैं पी इज इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन f और इस चीज़ को सिंबल में लिखते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू पी। याद रखिए इसी तरह से f ऑफ 2 इक्वल टू पी, f ऑफ 3 इक्वल टू क्यू और सेम टू सेम यहाँ से होता है। तो फंक्शन होने के लिए क्या दो सेट के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन फंक्शन कब होगा? जबकि प्रीफैक्टर सेट का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएशन में भाग ले, मतलब कोई भी उसमें छूटा हुआ ना हो, और दूसरा प्रीफैक्टर सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी के एक से अधिक अवयव के साथ इंटरकनेक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए इसमें एक ऐसा एलिमेंट 1 है जो बी के एक से अधिक एलिमेंट पी से भी और क्यू से भी कनेक्शन बनाता है और इसी वजह से यह फंक्शन नहीं हुआ। इसमें छूट जाने की वजह से फंक्शन नहीं हुआ। तो जो रिलेशन फंक्शन बनेगा उसके डायग्राम में ये दो बात होनी चाहिए। पहला,
प्रीफैक्टर सेट में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और प्रीफैक्टर सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी के एक से अधिक अवयव के साथ एसोसिएशन बनाता होगा। अब इस दो रूल, ये दो कंडीशन को यूज करते हुए हम फंक्शन के इंडिपेंडेंट डेफिनीशन को लिख सकते हैं। अब साथ ही साथ जो रिलेशन फंक्शन बन गया है, जरा उसके डोमेन रेंज पर एक बार फोकस डाल लेते हैं कि उसके डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़रा देखिए, ये जो रिलेशन है जो फंक्शन नहीं बना था, उसका जो डोमेन होता है वह पूरा का पूरा प्रीफैक्टर सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा कि इसमें देखिए, ये जो रिलेशन R1 है A to B में, यह फंक्शन नहीं है और इसका डोमेन जो है 1 to 3 है, मतलब पूरा का पूरा प्रीफैक्टर सेट। R2 जो कि फंक्शन नहीं है, उसका जो डोमेन बनेगा, जैसे कि सिंगलटन 1 है, पूरा का पूरा सिंगलटन 1 नहीं होगा, 1 2 होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 1 2 होगा, 3 उसमें शामिल नहीं होगा, मतलब पूरा का पूरा प्रीफैक्टर सेट इसका डोमेन नहीं बनता है। लेकिन वही जो रिलेशन फंक्शन बन जाता है, जरा उसके डोमेन को देखिए, हर बार वो पूरे के पूरे प्रीफैक्टर सेट के बराबर होगा। पूरा का पूरा प्रीफैक्टर सेट उसका डोमेन बन जाता है उस रिलेशन का, जब वो फंक्शन बन जाता है तब। जब फंक्शन बनेगा तो उसका डोमेन क्या होगा, प्रीफैक्टर सेट ए डोमेन बन जाएगा। उसके डोमेन का डेफिनीशन ही है कि सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन कहता है वो कहता है कि सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके बराबर होना चाहिए, प्रीफैक्टर सेट ए के बराबर होना चाहिए। हेंस जब कोई रिलेशन फंक्शन बन जाता है तो उसका डोमेन पूरा का पूरा प्रीफैक्टर सेट हो जाता है। फंक्शन, जब रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन की बारी आएगी, तब उसके डोमेन को हम क्या बोलेंगे, प्रीफैक्टर सेट डोमेन होता है। रेंज सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट जैसा रेंज में जैसा रिलेशन में होता है वही होगा, और कोडोमेन तो बी होता ही होता है। अब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट बी के जिस एलिमेंट के साथ एसोसिएशन करेगा, तो बी का वह एलिमेंट उस पहले वाले का इमेज कहलाएगा, और पहले वाला मतलब ए का एलिमेंट उसका प्री इमेज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है P इज इमेज ऑफ 1 अंडर F, इसको F सिंपल में ऐसा लिखते हैं, इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ 1 अंडर F इज इक्वल टू P, और P इमेज कहलाएगा 1 का, तो 1 कहलाएगा प्री इमेज ऑफ P। यहाँ पर लिख देते हैं 1 इज प्री इमेज ऑफ P। ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट्स का इमेज कहलाता है, तो ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट का प्री इमेज कहलाता है, जो एसोसिएशन में भाग लेता है उसका। अब जैसा कि हम रिलेशन और जो रिलेशन फंक्शन बनता है उसके डायग्राम को एनालिसिस करके हमें, जैसा कि हमने देखा कि ए का कोई भी एलिमेंट एसोसिएशन से छूटना नहीं चाहिए और ए के किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। ये दो बात को लेके हम फंक्शन का इंडिपेंडेंट डेफिनीशन दे सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। तो जिस तरह से हमारा फंक्शन का डायग्राम कहता है कि प्रीफैक्टर सेट को अब डोमेन बोलते हैं फंक्शन के दृष्टिकोण में, जब फंक्शन हो गया तो प्रीफैक्टर सेट नहीं रह गया, अब क्या हो गया, वो डोमेन हो गया। तो डोमेन फंक्शन जहाँ से जिसमें होता है, ए से बी में होता है, तो एक ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएशन में भाग लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का देखिए केवल P है, 1 एंड ओनली P, इसके अलावा और कोई नहीं। 2 का भी 1 एंड ओनली P है, इसके अलावा और कोई नहीं। 3 का भी 1 एंड ओनली Q है, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसी चीज़ को लेते हुए फंक्शन का इंडिपेंडेंट डेफिनीशन ऐसे दिया जाता है, लेट A and B are two non-empty sets, then a function from A to B, a function from A to B denoted by is a rule which associate each element of A
टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ये डिफिनीशन हो गया फंक्शन का। कोई दो इंडिपेंडेंट नॉन एम्प्टी सेट ए और बी दिया हुआ हो तो ए और बी के बीच कोई भी ऐसा रूल जो कि ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के अद्वितीय एलिमेंट के साथ एसोसिएशन बना दे, वह रूल ए से बी में एक फंक्शन कहलाएगा। जैसा कि इसका डायग्राम आपको बताया था, ए के प्रत्येक एलिमेंट, इसमें कोई छोटा हुआ नहीं है, सो प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ अर्थात इसके किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। सो ये आपका डिफिनीशन तैयार है। कहता है कि ए इज कॉल्ड द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, the set B is called codomain of the function f. The set of all those elements of B which participate in association is called range of the function f. एज फॉर एग्जाम्पल आ जाइए, ले लीजिए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ले लीजिए पी क्यू आर। तो यदि ए से बी में एक फंक्शन है ए से बी में एक फंक्शन है जो कि ए 1 2 3 जो एलिमेंट है 1 2 3 और बी का एलिमेंट हमारा है पी क्यू एंड आर। तो एक ऐसा फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा रूल है जो कि ए के एलिमेंट को बी के साथ इस प्रकार से एसोसिएशन कराता है। तो हम बोलते हैं 1 ए का जो एलिमेंट है 1 वो किससे एसोसिएशन बना रहा है, पी से। तो हम बोलेंगे पी इज इमेज ऑफ 1, पी इज द इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन f। और इस चीज़ का सिंबल में लिखते हैं f1 इक्वल टू पी एंड 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ P अंडर F। ए के किसी एलिमेंट का B में इंटरकनेक्शन होता है तो वो B का एलिमेंट ए के उस एलिमेंट का इमेज कहलाता है और ए का वो एलिमेंट B के उस एलिमेंट का प्री इमेज कहलाता है। तो यहाँ 1 का इमेज है P, 2 का इमेज क्या हो जाएगा Q है अंडर F और 3 का इमेज क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। इसलिए रेंज क्या होगा, रेंज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ बी कौन सा एलिमेंट होता है, कोडोमेन बोला जाता है सेट का। कोडोमेन विच पार्टिसिपेट इन एसोसिएशन। देखिए बी में कितने एलिमेंट है पी क्यू आर और एसोसिएशन में शामिल कौन कौन हो रहे हैं, ओनली पी एंड क्यू। सो रेंज क्या हो जाएगा सेट पी एंड क्यू। डोमेन लिखने के लिए बोला तो डोमेन क्या हो जाएगा ए, कोडोमेन क्या हो जाएगा तो कोडोमेन हो जाएगा सेट बी। ये हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन का डायग्राम है और फंक्शन का डोमेन पूरा ये जो सेट होता है प्रीफैक्टर सेट, पोस्ट फैक्टर सेट कोडोमेन होता है जैसा कि रिलेशन में होता है। और रेंज क्या होता है, जैसा कि पोस्ट फैक्टर सेट कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं एसोसिएशन में वह रेंज होता है। सो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट
A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू ले लीजिए P Q R, ये दो सेट ले लिए। अब कोई भी ऐसा रूल या एसोसिएशन या रिलेशन A से B में फंक्शन कहलाएगा यदि उसके पास दो कंडीशन फुलफिल हो। पहला, एवरी इन द एसोसिएशन, जो भी रूल रेगुलेशन या फिर जो भी रिलेशन ना बनाएगा उसमें ए का एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन द सेट बी। ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाने चाहिए तो वो एसोसिएशन या वो रिलेशन जो ए से बी के एलिमेंट को कनेक्ट करेगा वह फंक्शन हो जाएगा ए टू बी में। इन दो कंडीशन को देखते हुए यदि हम डायग्राम बनाएं, ए बी, और मान लीजिए कि ये रूल एफ है जिसके अंतर्गत इन सब के एलिमेंट को कनेक्ट कराना है। क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ ए पार्टिसिपेट, और दूसरा एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। तो यूनिक इमेज लेते हुए एक एवरी एलिमेंट को इंगेज कराना है। लेट अस सपोज दैट 1 एसोसिएटेड विथ पी, 2 एसोसिएटेड विथ क्यू, 3 एसोसिएटेड विथ आर। इसमें एक का एवरी एलिमेंट इंगेज हो गया और दूसरा एक एवरी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज है। जैसे 1 का यूनिक इमेज p है, अर्थात p के अलावा b में ऐसा और कोई एलिमेंट नहीं है जो 1 का इमेज हो। ठीक, 2 का भी यूनिक इमेज q है, 3 का भी यूनिक इमेज r है। एक दूसरा डायग्राम हम बना सकते हैं, 1 को इंगेज करा देते हैं p से, 2 को इंगेज करा देते हैं q से और 3 को इंगेज करा देते हैं p से। इसमें भी देखिए 1 का यूनिक इमेज है p, 2 का यूनिक इमेज है q, 3 का यूनिक इमेज भी है p। 3 का इमेज है p, अर्थात p के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है b में जो 3 का इमेज बने। सो क्या हो गया? यह भी एक फंक्शन हो गया, यह भी फंक्शन है, यह भी फंक्शन है। ये फंक्शन हो गया f a टू b, यह भी फंक्शन हो गया f a टू b। तीसरा एक ले सकते हैं, एक यह भी हो जाएगा। एक का एवरी एलिमेंट इंगेज हो गया और एक एवरी एलिमेंट का, जैसे 1 का यूनिक इमेज है p के अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 1 का इमेज बने। 2 का और कोई 2 का वन एंड ओनली इमेज है p के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है b का जो 2 का इमेज बने। सिमिलरली 3 का। सो यह भी फंक्शन हो गया, यह भी फंक्शन हो गया। ये 3 कंडीशंस हमारे हो गए। तो इस तरह से फंक्शन का जो ये कंडीशन था, उस कंडीशन के अंतर्गत जब हम वेन डायग्राम के तहत ए से बी में एसोसिएशन कराएंगे तो यह भी फंक्शन हो गया, यह भी फंक्शन हो गया, यह भी फंक्शन हो गया, क्योंकि तीनों इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। जैसे ए का एवरी एलिमेंट इंगेज है, साथ ही साथ एक एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज है। इसमें भी देखिए एक का एवरी एलिमेंट इंगेज है और एक एवरी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज है। इसमें भी एक का एवरी एलिमेंट इंगेज है, साथ ही साथ एक एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज है, मतलब एक और केवल एक ही इमेज बन रहा है बी में। तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। अब ये जो कंडीशन बोल रहा था फंक्शन का, वह केवल डोमेन सेट ए के लिए ही है कि एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए और साथ ही साथ एवरी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। बी पर कोई सा कंडीशन नहीं है तो हम उस डिफरेंट केस पर चर्चा कर सकते हैं जो बी के साथ हो सकता है। पहला ये हो सकता है बी का एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करे एसोसिएशन में।
एवरी, तो बी का एवरी एलिमेंट यदि एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करे, जैसा कि ये वाला फर्स्ट वाला फिगर में देखिए बी का एवरी एलिमेंट इंगेज है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी पार्टिसिपेट कर रहा है एसोसिएशन में। यदि ऐसी बात हो जाए तो ये फंक्शन जो बना है इसको बोलते हैं ऑन टू, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, या फिर इसका एक और नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ये एग्जाम्पल हो गया फंक्शन का। इसके कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट रेस्ट नहीं बचना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ऑन टू या सर्जेक्टिव। और अदरवाइज यदि छूट जाता हो बी में, अदरवाइज दैट इज देयर इज ए रेस्ट एलिमेंट बी में, जैसे कि सेकेंड नंबर फिगर में देखिए बी में एक एलिमेंट छूटा हुआ है, थर्ड में देखिए इसमें एक से अधिक 2 एलिमेंट छूटा हुआ है। यदि ऐसा हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। दो टाइप हो गया। दूसरा केस बी के साथ हो सकता है कि एवरी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट ऑफ बी एसोसिएटेड विथ या कनेक्ट विथ ओनली वन एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट ए। फर्स्ट फिगर में ऐसा दिया हुआ है बी का एवरी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट जो है ए के केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। इसमें केवल इतना ही देखना है कि बी का जो जितने ही पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, यदि जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो छूट गया, उसको नहीं देखना है। जो भी बी का जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट में एसोसिएशन में भाग ले रहा है वह ए के किसी एक ही एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, सॉरी ए के किसी एक ही इस माने बी के प्रत्येक एलिमेंट का ए में एक ही प्री इमेज होना चाहिए। जैसे पी का एक ही प्री इमेज है 1, क्यू का एक ही प्री इमेज है इसमें 2, आर का एक ही प्री इमेज है इसमें 3, बट सेकेंड और थर्ड में ऐसा नहीं। देखिए पी का ए में कितने प्री इमेज हो गए, 1 और 2 प्री इमेज हो गए। इसमें देखिए बी का पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट है पी और इसके कितने प्री इमेज हो गए, 3। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बी के प्रत्येक एलिमेंट ए के केवल एक ही एलिमेंट के साथ यदि कनेक्ट होता है तो उसको उस फंक्शन को बोलते हैं, तो ये फंक्शन बोला जाएगा 1 फंक्शन, और इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का एक एग्जांपल है आपका ये फर्स्ट वाला डायग्राम। इसमें बी का प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट ए के केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है 1 एक एक करके। ऐसा जहाँ भी होगा वह इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अदरवाइज यदि ऐसा ना हो, जैसे कि सेकेंड और थर्ड में है, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, मेनी वन फंक्शन हो गया। उसके बाद थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट का बी में ओनली 1 कॉमन इमेज हो जाए। जैसे कि थर्ड में दिया हुआ देखिए ए के सारे एलिमेंट का बी में एक ही कॉमन इमेज है। ऐसी परिस्थिति में ये कांस्टेंट फंक्शन कहला जाएगा। क्या केस हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट ए has only 1 common image in B। तो ये क्या कहला जाएगा, इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, इसको बोलेंगे
कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि इसमें देखिए ए के सारे एलिमेंट का बी में एक ही कॉमन इमेज बन रहा है और इस परिस्थिति में इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। तो इस तरह से हमारे कितने फंक्शन हो गए? ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसमें बी के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा हो यदि ऐसा नहीं हो, यानी कि बी में कुछ एलिमेंट यदि छूट जाते हैं पार्टिसिपेटिंग से, जैसे इसमें छूटा हुआ इसमें छूटा हुआ, तो ये सारे टाइप क्या कहलाएंगे? ऑन इनटू फंक्शन। और दूसरा में आइए, कहता है वन वन फंक्शन क्या होता है? तो बी का प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट में जो एसोसिएशन में भाग ले रहा है वह सारे एलिमेंट जो होना चाहिए वह ए के केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, अर्थात बी के प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट का ए में यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो वो हो गया। और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि बी में एक भी ऐसे एलिमेंट मिले जो कि एक से अधिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हों, तो उसे क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। जैसे इसमें देखिए, इसमें पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट में पी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, सो ये क्या कहला जाएगा? मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। यह भी एक मेनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा है कि यदि डोमेन के सारे एलिमेंट का को डोमेन में एक ही कॉमन इमेज आ जाए, तो वैसी परिस्थिति में वो फंक्शन क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, डोमेन के सारे एलिमेंट का को डोमेन में एक ही कॉमन इमेज है, सो ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल है। 4 है कि यदि कोई फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो जाए और साथ ही साथ इंजेक्टिव भी हो जाए, उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव कॉल्ड बाइजेक्टिव। अर्थात यदि कोई फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो जाए और इंजेक्टिव भी हो जाए, सर्जेक्टिव मीन्स बी में कोई एलिमेंट बाकी ना रहे, सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स बी के पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट का ए में यूनिक प्री इमेज हो जाए, तो वह इंजेक्टिव। और यदि दोनों एक साथ हो जाए तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये दिया हुआ है। ये फर्स्ट जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल है। यह सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है, सो यह क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन: ऑन टू, इन टू, ऑन वन, मेनी वन, कांस्टेंट फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के लिए समझने के लिए मान लीजिए ए इक्वल टू हम ले लेते हैं ए बी सी एंड एनानिमिटी सेट बी इक्वल टू पी क्यू एंड आर। देन फंक्शन के लिए एक रूल ऐसा होगा जो कि फंक्शन का जो दो कंडीशन है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंगेज होना चाहिए और एक एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। उस रूल के तहत एक कनेक्शन इसमें लगा होगा। ठीक है। अब ये फंक्शन रियल फंक्शन कब कहलाएगा? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इफ रेंज ऑफ एफ इज ए सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर, और one of its subset. If range of f is a set R or one of its subsets, that is, यहाँ जो बनाए हुए हैं फिगर, उसमें यदि बनाना बोले तो पी क्यू इसका रेंज हुआ ये, यदि सबसेट हो जाए R का, then f is called रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसा फंक्शन कहलाएगा? रियल वैल्यूड फंक्शन। जिस भी फंक्शन का रेंज सेट निकालिए, वो रेंज सेट यदि पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट आता है या रियल नंबर सेट का कोई सबसेट आता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। दूसरा बात, अब यदि
इस रियल वैल्यूड फंक्शन का, किसका, इस रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, तब यह कहलाएगा रियल फंक्शन। Also if domain of the real valued function is set of real numbers or one of its subsets, then the function f is called रियल फंक्शन। पहले तो रियल वैल्यूड फंक्शन हो, अर्थात उसका रेंज क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर। और यदि अब रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, उसका डोमेन भी यदि रियल नंबर सेट है या फिर रियल नंबर सेट का कोई सबसेट है, तब जाके वो फंक्शन क्या कहला जाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। अब आइए कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेके और फंक्शन के डिफरेंट टाइप को और क्लियर करते हैं। Let us suppose that a equal to 1, 2, 7 and b equal to लेते हैं, और एक रूल है fa to b कहता है सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस रूल के तहत आपको क्या करना है, और b के एलिमेंट को एसोसिएट करना है जिस दोनों एलिमेंट के बीच में ऐसा रिलेशन होगा। ये अंतर्गत x का इमेज कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। आइए इसका डायग्राम खींचते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है, और इसके बीच में ये रूल है। क्या एसोसिएशन होगा, ज़रा देखिए। 1 का कौन सा इमेज बनेगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर क्या आएगा, 1। सो 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 से। 2 का 2 डालिए, 2 का स्क्वायर होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। सो 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से। 5 डालिए, 5 का स्क्वायर करिए क्या आएगा, 25, तो किससे कनेक्ट होगा, 25 से। उसी प्रकार से 3 9 से एंड 7 49 से। अब ये बताना है कि यह फंक्शन कौन से टाइप का फंक्शन है। पहला, इसका रेंज क्या है, ज़रा देखिए। रेंज है 1 4 25 9 49, और ये रेंज सबसेट है किसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का। सो ये क्या हो गया, यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब डोमेन जो इसका 1 2 5 3 7 है, एल्सो ए इज सबसेट ऑफ आर है, डोमेन भी इसका सबसेट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रियल फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड के साथ साथ इसका डोमेन भी सबसेट हो गया रियल नंबर सेट का। सो ये क्या हो गया, रियल फंक्शन, पहला नंबर। दूसरा, हम देखते हैं कि b का एवरी एलिमेंट, पहले तो फंक्शन है कि नहीं, तो ऑब्वियस है। अब b का एवरी एलिमेंट इस एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है। सो ये कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन। ये हो गया ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड में आइए देखिए, बी का एवरी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट का डोमेन सेट ए में यूनिक प्री इमेज है, यूनिक प्री इमेज है। सो ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। और हम जानते हैं कि जो फंक्शन सर्जेक्टिव के साथ साथ इंजेक्टिव भी हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन
एल्सो। तो ये फंक्शन का ये नेचर था। ये जो हम एसोसिएशन रूल लिए हैं, यह क्या होगा, ऐसे बी में फंक्शन होगा और वह किस टाइप का फंक्शन होगा, वह एक रियल फंक्शन होगा, वह एक ऑन टू फंक्शन होगा, वह एक वन वन फंक्शन होगा, सो वह एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1 एंड b इक्वल टू लिए 1 2 3 एंड रूल है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन इसका जो एसोसिएशन होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 स्क्वायर, सो 1 1 1 के साथ कनेक्ट होगा। फिर -1 का भी 1 से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ज़रा देखिए, पहले तो ये फंक्शन है कि नहीं, तो ए का एवरी एलिमेंट इंगेज हो गया, सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। दूसरा, ए के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज है, सो यह भी हो गया, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, इसलिए यह फंक्शन है। अब पहली नंबर, इसका जो रेंज है 1, रेंज क्या है, सिंगलटन 1, जो कि सबसेट है रियल नंबर सेट आर का। साथ ही साथ जो डोमेन है वह भी सबसेट है रियल नंबर सेट का, इसलिए क्या हो गया, ये ए सबसेट ऑफ आर एल सो रियल वैल्यू, रियल फंक्शन हो गया पहला। तो ये सेकेंड, बी का एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेटिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसमें 2 एलिमेंट छूट गया है, सो ये किस टाइप का हो गया, इनटू फंक्शन। थर्ड में आइए, बी के जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, वह एक से अधिक एलिमेंट का इमेज है, सो ये क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। इतने टाइप का ये फंक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू लेते हैं 2 4 8 9 10, और ये रूल है सच दैट fx इक्वल टू 8, fx इक्वल टू 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट का ये रूल क्या बोलता है कि 8 के साथ एसोसिएशन कराना है। इसका अब डायग्राम बनाइए, ए 9 10। रूल क्या कहता है कि fx, तो f1 किससे लगेगा, तो सारे x के लिए क्या है एसोसिएशन किससे लगना, 8 से, सो 1 8 से जाएगा, लगेगा। फिर f5 किससे लगेगा, भी 8 से लगेगा, 3 भी 8 से, 4 भी 8 से। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, तो रेंज सिंगलटन 8 है, जो कि सबसेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का, सो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। साथ ही साथ ये जो आपका डोमेन है यह भी सबसेट है रियल नंबर सेट का, इसलिए पहला तो क्या हो गया, रियल फंक्शन। सेकेंड, बी का एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अर्थात बी में बहुत सारे रेस्ट एलिमेंट हैं, सो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। थर्ड में बी का जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट है यहाँ पे 8 ही हैं ओनली, तो ये एक से अधिक एलिमेंट ऑफ ए का इमेज है, सो ये मेनी 1 हो गया, मेनी 1 फंक्शन हो गया। और फोर्थ, हम जानते हैं कि ए के सारे एलिमेंट का यदि बी में ओनली 1 कॉमन इमेज हो जाए तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, सो ये है कांस्टेंट फंक्शन। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया, विथ एग्जाम्पल भी क्लियर कर लिए, और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए फंक्शन के एक और प्रैक्टिकल फॉर्म से रूबरू होते हैं, और वो क्या है देखिए। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल पे
कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज दैट a इक्वल टू 1 2 3 0 4 एंड b इक्वल टू 2 1 4 5 3 0। ये दो सेट ले लिए और इसमें एक रूल मान लीजिए कि ए से बी में एक ऐसा रूल है जो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 के अकॉर्डिंग एसोसिएशन करता है। तो 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो जानते हैं कि इसका मतलब है कि इमेज ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो एक्स किसका एलिमेंट होता है? डोमेन का। तो आप डालिए डोमेन से एक एलिमेंट आर्बिट्ररी आप अपना मन से उठाइए 1, तो इसका क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 इस रूल के अकॉर्डिंग इक्वल टू आ गया 2, और ये 2 से कनेक्ट होगा। फिर कोई भी इसमें का आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाइए, डालिए 2, फिर इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। सो ये 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 3 से। अगेन आर्बिट्ररी 3 उठाइए इस डोमेन से, ये फिर 3 प्लस 1 इक्वल टू देगा 4। सो 3 कनेक्ट होगा 4 से। अगेन 0 उठाइए, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, 0 1 से कनेक्ट हो जाएगा। अगेन 4 उठाइए, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। 4 किससे जाकर लगेगा? 5 से कनेक्ट होगा। तो इस प्रोसेस में हम यह ध्यान दें कि x के जगह पे इस रूल में फॉर्मेट जो है उस x के जगह पे जो हम एलिमेंट्स ला रहे थे वो आर्बिट्ररी ला रहे थे, वो किसी पर डिपेंड नहीं था, वह आपके ऊपर ही डिपेंड है। मतलब इस प्रोसेस में किसी और एलिमेंट क्वांटिटी से वह डिपेंड नहीं था, या इंडिपेंडेंट है। आप डोमेन से उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। सो जो डोमेन के सारे एलिमेंट जो आपने लिया इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए कि इस जगह पे जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल है, तब तो हम इसके जगह पर डिफरेंट वैल्यू डाले हैं। सो एक यहाँ पे चीज़ नोट कर लीजिए कि द एलिमेंट्स x belongs to A called इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और दूसरा इसका जो रेंज आया है यहाँ पे क्या है? रेंज क्या होगा देखिए जरा, जो कि पार्टिसिपेटिंग में बी का वह एलिमेंट जो पार्टिसिपेटिंग हो रहा है उसके सेट को रेंज बोलते हैं। तो यहाँ 2 1 4 5 3 भी है, 2 1 4 5 3 है, इसका रेंज है। अब रेंज का जो एलिमेंट आ रहा है वो किस पे डिपेंड है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है। देखिए यहाँ का जो रिजल्ट आएगा वो किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। और इसीलिए इस जो रिजल्ट आ रहा है मतलब एलिमेंट ऑफ रेंज आ रहा है, उस रेंज के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एलिमेंट्स ऑफ रेंज सेट known as dependent variable, और इसे डिनोटेड बाय y, इसे y से डिनोट करते हैं। दैट इज y किसका? दैट इज y बिलोंग्स टू होना चाहिए रेंज सेट R का। यह है रेंज सेट। एंड we write symbolically fx इक्वल टू y। ये लिखने का दो क्वांटिटी जो कि एक फंक्शन का एसोसिएशन है उसे fx इक्वल टू y बोलते हैं। y इज कॉल्ड
डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर से देख लीजिए, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y कहाँ का होता है तो रेंज सेट का एलिमेंट होता है, x कहाँ का होता है तो डोमेन सेट का एलिमेंट होता है। और इस तरह से दो क्वांटिटी, अभी तो दो से फंक्शन से दो सेट को रिलेट करके देखते थे, अब फंक्शन से हम दो क्वांटिटी को भी रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ एक क्वांटिटी y है, दूसरा क्वांटिटी x है, और y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि दो क्वांटिटी x एंड y है जहाँ की y डिपेंड करता है x पे, तो हम कहते हैं कि y इज ए फंक्शनल वैल्यू ऑफ x, या फिर मोर जनरली हम बोलते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। इस चीज़ को लिख के फॉर्मली देखते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, ज़रा देखिए। इफ़ एनी टू इवेंट्स और quantities x and y such that y is depend on x, that is changing of y depend on changing on x। ठीक से लिख लेते हैं, that is changing in y depends on changing in x, then y is called a function of x and written as fx equal to y। ये भी फंक्शन का एक डिफिनीशन है दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन के रूप में। और आप जानते हैं y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये फंक्शन का एक दूसरा फॉर्म है। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।